नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक टॉपिक अधिगम लर्निंग, जिसको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और ये टॉपिक बीएड के जो विद्यार्थी हैं, बीए एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीटीसी डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला ये टॉपिक है। तो आज हम अधिगम की बात करेंगे कि अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। बहुत सारा देखा होगा कि एक बहुत ही ज़्यादा व्यापक शब्द है। कोई भी कहता है कि कोई कैसे सीखता है, कि भाई तुम सीख नहीं रहे हो, या कोई भी व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम सीख नहीं पा रहे हो, कोई बच्चा है दूसरे बच्चे से कहता है तुम सीख नहीं पा। तो बहुत ही ज़्यादा व्यापक, बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आने वाला एक शब्द है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है मनोविज्ञान का ये। और परीक्षा की दृष्टि से इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अच्छा, सीखने की अगर हम बात करें तो नॉर्मली देखा होगा हम कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये जो सीखना है, ये जो अधिगम है, वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक बालक व्यक्ति सीखता ही रहता है, सीखता ही रहता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी वातावरण में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी समाज में, परिवार में, विद्यालय में, हर जगह जब तक बच्चा जब वो पैदा होता है तो उसको कोई नॉलेज नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता, कुछ नहीं वो सीखा हुआ होता। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है वैसे वैसे वो सीखता जाता है। सीखता जाता है मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। जब परिवर्तन होता जाता है तो वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। ऐसे ही अगर हम एक एग्जाम्पल लें छोटा सा, कि बच्चे को अगर हम सिखाएं APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब होता है। बच्चे को रटा दिया गया है कि APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब होता है। बच्चे को जब तक दिखाया नहीं जाएगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा कि ये क्या है। उसके सामने अगर सेब ला के रख दिया जाए तो वो नहीं सीख पाएगा कि ये क्या है। लेकिन हाँ, उसको सिखाया जाता है कि APPL एप्पल, एप्पल मीन्स सेब होता है, और उसको सेब दिखाया जाता है कि बेटा ये क्या है, सेब है, या अमुक ये क्या है, सेब है। तो वो एकदम से वो कहीं दूसरी जगह देखता है बच्चा तो उसको बोल देता है कि ये क्या है, सेब है। देखते ही वो उस चीज को बोल देता है, अर्थात वो सेब के बारे में सीख जाता है, सेब कहना सीख जाता है। अब एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे बच्चा जो बच्चा छोटा होता है तो उसको कोई इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, उसकी बुद्धि इतना ज़्यादा विकसित नहीं होती। हालांकि हम कहते हैं कि हाँ बच्चा भाई लगभग 4 से 5 साल की अवस्था में उसकी 90% है, 90% बच्चे का जो बुद्धि है वो विकसित हो जाती है। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अपने अनुभवों के द्वारा सीखता है। वो अपने व्यवहार में जैसे जैसे परिवर्तन करता जाता है उसके द्वारा वो सीखता रहता है। इसी प्रकार एक छोटा सा एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं कि जब मान लीजिए कोई भी बच्चा है माँ की गोद में, बाप की गोद में, या किसी भाई बहन की गोद में वो खेल रहा है, वो रहता है, और उसको किसी जलती हुई मोमबत्ती के पास लेकर जाया जाता है या जलते हुए दिए के पास लेकर जाता है। तो बच्चे की आदत होती है कहीं भी वो हाथ चला देता है। तो बच्चा जब दिए पे हाथ चलाता है या मोमबत्ती पे हाथ चलाता है तो उसका जब मोमबत्ती को पकड़ने की कोशिश करता है, उसको नई चीज देखने के बाद, तो उसका हाथ जल जाता है। जब वो हाथ जल जाता है तो वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वो सीख जाता है कि हाँ भाई अगर मैं इसके पास में हाथ लेके जाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। अगली बार को वो उस प्रयास को नहीं करता। कि अगर वो सोच लेता है, वो सीख लेता है, वो अधिगम कर लेता है कि अगर मैं इस मोमबत्ती के आगे हाथ लेके जाऊंगा, या मैं इस लैंप के आगे हाथ लेके जाऊंगा, या फिर मैं इस दिए के आगे हाथ लेके जाऊंगा, या दिए की लौ पे अगर हाथ रख दूंगा तो क्या करूंगा, मैं जल जाऊंगा। अर्थात वो उन चीजों को सीख जाता है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अनेक प्रकार से सीखने की परिभाषाएं बताई हैं। अब हम पहले परिभाषा की बात करेंगे। स्किनर एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अर्थात हम कह सकते हैं अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर, व्यवहार में क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है, और वो क्या है, तो किसी दूसरे के व्यवहार से, किसी तीसरे के व्यवहार से क्या करता है, वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है या सामंजस्य बिठाता है, तो वो एक नई चीज क्रिएट कर देता है। इसको हम कहते हैं अधिगम या लर्निंग।
अब आगे हम एक बात करते हैं। वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। अर्थात नई चीजें, जो नया ज्ञान है और उस नए ज्ञान से उत्पन्न नई नई प्रक्रियाएं, नई नई प्रतिक्रियाएं का होना या उनको प्राप्त करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आगे हम बात करते हैं एक ग्रो एवं ग्रो की परिभाषा। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा है। बीएड की दृष्टि से भी, बीटीसी, डीएलएड के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रो एवं ग्रो की परिभाषा आप अधिगम की बताइए, या ये परिभाषा दे दी जाती है और पूछा जाता है ये किसकी, अमुक जो परिभाषा है वो किसकी परिभाषा है। तो इन्होंने बताया क्रो एवं क्रो ने आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आदतें, जो हमारी टेंडेंसी है, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर जाते हैं, ज्ञान, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा नॉलेज, हमारा जो ज्ञान है कि हम क्या चीज कितना हम ज्ञान रख रहे हैं, कितना हम ग्रहण कर रहे हैं, या कितना हम दे रहे हैं, कितना हम जान पा रहे हैं, कितना हम सीख पा रहे हैं, वो सभी ज्ञान से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। और अभिवृत्तियों का अर्जन, अभिवृत्ति एटीट्यूड का जो अर्जन है कि हम किस तरीके से अपनी आदतों को परिवर्तित करते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, उन सभी का अर्जन क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है। अब हम बात करते हैं आगे के मनोवैज्ञानिक हुए हैं गिलफोर्ड ने बताया है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अर्थात व्यवहार के कारण जो व्यवहार नया उत्पन्न होता है उस में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं परिभाषाओं की। बहुत सारे अनेक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, अलग अलग तरीके से अधिगम को बताया, लर्निंग को बताया है कि लर्निंग किस प्रकार से होती है। अब हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी एक टॉपिक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं आइए हम देखते हैं। पहले कारक की बात की है इन्होंने पूर्व अधिगम, दूसरे कारक की बात की है विषय वस्तु का स्वरूप, आगे बात की है विषय के प्रति मनोवृत्ति, आगे बात की है सीखने की इच्छा, आगे बात की है इन्होंने सीखने की विधि, आगे बात की है अभिप्रेरण की, आगे बात की है इन्होंने वातावरण की, फिर बात की है थकान की, फिर बात की है इन्होंने वंशानुक्रम की, और आगे लास्ट में बताया गया है कि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी क्या करता है? हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत आता है। पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले इन्होंने बताया है पूर्व अधिगम को, कि पूर्व अधिगम क्या है? पहले सीखा हुआ ज्ञान या पहले सीखी गई चीजें। मान लो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो पूर्व में जो चीजें सीखी हुई होती हैं उससे भी कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो ज्यादा से ज्यादा सीख पाता है। मान लीजिए कोई बालक है, साइकिल वो चलाना सीखता है, उसको साइकिल चलाना आ जाता है, लेकिन वो कार चलाना सीखना चाहता है, वो बस चलाना सीखना चाहता है, तो उसको कहीं ना कहीं पूर्व अधिगम होता है, उसको पूर्व वो सीखा हुआ होता है कि हाँ उसको पता है साइकिल ऐसे चलती है, तो वो कार आसानी से सीख लेगा, या कार जब सीख लेता है तो वो बस को चलाना आसानी से सीख लेगा। अभी हम दूसरे की बात करते हैं विषय वस्तु का स्वरूप। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सीखने के लिए कि विषय वस्तु का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अगर विषय वस्तु का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के या बालकों के कैसा उनको सरल तरीके से सिखाया जाए या कठिन तरीके से सिखाया जाए। जो विषय वस्तु है, कोई भी कंटेंट है, कोई भी विषय वस्तु है, उसका सरल होना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कोई सरल कंटेंट है, सरल विषय वस्तु है, तो उसको बच्चा आसानी से सीख लेता है, और अगर कठिन विषय वस्तु होगी तो उसको बच्चा आसानी से नहीं सीख पाता। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है? अधिगम को प्रभावित करता है। अब आगे बात करते हैं हम विषय के प्रति मनोवृत्ति। अब विषय के प्रति जो मनोवृत्ति है, अब बालक की इच्छा पे डिपेंड करता है कि बालक किस तरीके से सीखना चाहता है, वो चीजें अच्छे से सीखना चाहता है या नहीं सीखना चाहता है, उसकी मन की वृत्ति कैसी है, उसकी जो मन की वृत्ति है वो कैसी है, उसकी जो मनोवृत्ति है वो कैसी है, वो सीखने की इच्छा या रुचि, उसकी रुचि है या नहीं है किसी कंटेंट के प्रति, किसी भी हम कह सकते हैं विषय के प्रति उसकी रुचि है या नहीं है। किसी विषय के प्रति अगर उसकी रुचि है तो वो अच्छे से सीख पाएगा, किसी विषय के प्रति उसकी रुचि नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। जैसे कि अगर मान लो कला संगीत की बात करें तो बच्चा आसानी से
उसमें रुचि रखते हैं वो सीख लेते हैं, या मैथ जो बच्चा रुचि नहीं रखता मैथ में और जो साइंस में, तो वो आसानी से नहीं सीख सकता। अर्थात हम कह सकते हैं ये भी कहीं ना कहीं इसको अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे हम बात करते हैं सीखने की इच्छा। अभी हमने बात की थी कि सीखने की भी इच्छा डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से चीज़ों को सीखें। जब तक हमारी सीखने की इच्छा प्रबल नहीं होगी, जब तक हम चीज़ें को नहीं सीख सकते। विषय वस्तु की अगर हम बात करें, किसी भी बालक की बात करें, अगर उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, मजबूत है, मानसिक रूप से वो मजबूत है, तभी चीज़ों को सीख पाता है, अदरवाइज वो चीज़ों को नहीं सीख पाता। आगे हम बात कर रहे हैं सीखने की विधि। बहुत सारी विधियां सीखने की हैं। आसानी से अगर हम सरल तरीके से सिखाना चाहें बालक को तो नहीं सीख पाते और नहीं सीखते, उनका इंटरेस्ट, उनका रुचि नहीं होती है। लेकिन अगर हम अच्छी विधियों के द्वारा सिखाएं बच्चे को, या छोटे बच्चे को अगर हम सिखाएं, बहुत सारे आपने देखे होंगे मेथड हैं, जैसे कि खेल विधि की हम बात करें, किंडरगार्टन विधि की हम बात करें, फ्रोवेल की जो विधि है वो उसकी हम बात करें, तो बहुत सारी विधियां ऐसी हैं जो बालक को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को अधिगम करा देती हैं, बहुत अच्छे तरीके से विषय वस्तु को क्या करा देती हैं, सिखा देती हैं। आगे हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरण की, मोटिवेशन। अभिप्रेरण भी एक बहुत ही अच्छा कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाला। अब अगर हम कहेंगे कि बालक अगर मोटिवेट नहीं होगा, अभिप्रेरित ही नहीं होगा, तो सीख नहीं सकता। अर्थात बालक को या शिक्षक को मोटिवेट होना बहुत ही आवश्यक है। बालक किसी न किसी चीज़ को देख के मोटिवेट होता है। मान लीजिए कोई भी अगर हम बात करें तो बच्चे को कहते हैं कि भाई आप 1 से 10 तक के पहाड़े सुना दोगे, आप 1 से 100 तक की गिनती सुना दोगे तो आपको चॉकलेट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको क्या है, मोटिवेट किया जा रहा है, किसके द्वारा, चॉकलेट के द्वारा। तो वो बच्चा बहुत ही जल्दी से उस चीज़ को सीखने की कोशिश करता है। आगे हम बात कर रहे हैं वातावरण। वातावरण भी हमारा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान ये रखता है। तो हम देखते हैं कि जिस वातावरण में हम रहने लगते हैं तो उसके आदी हो जाते हैं, और उस वातावरण में हम चीज़ों को आसानी से सीख जाते हैं। मान लो वातावरण ऐसा है कि हम उसमें चीज़ों को नहीं सीख सकते, तो फिर क्या होता है कि हम चीज़ों को नहीं सीख पाते। जैसे मान लीजिए एक कमरे में हम क्लास लगा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो क्या होगा, वातावरण कैसा है, गर्म है, तो वहाँ पे बच्चा ज़्यादा नहीं सीख पाएगा। उसके बाद हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, पूरा चारों तरफ से वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है उसमें, तो वहाँ क्या ठंड, अगर ठंड के दिनों में ठंड ज़्यादा आ रही है तब भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। या इसी तरीके से क्या होता है, वातावरण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किस पे, हमारे अधिगम पे। उसके बाद हम बात करते हैं थकान की। थकान भी एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु है, अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है, जिसके द्वारा हम अधिगम को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। थकान से हमारा क्या मतलब है, हम बहुत ज़्यादा अगर थक जाते हैं तो हम नहीं पढ़ पाते। मान लीजिए कोई बच्चा खेत पे जाता है अपने माता पिता के साथ में, उसके खेत की बुआई कराने के लिए जाता है। मान लीजिए धान की बुआई हो रही है, गन्ने की बुआई हो रही है, चावल या गेहूं की बुआई हो रही है, तो बच्चा वहां से जब घर वापस आएगा तो उसका कोई बहन भाई, उसका कोई उसके माँ बाप या उसके चाचा ताऊ कोई ना कोई कह देगा कि भाई अब पढ़ ले। तो बच्चा जब खेत पे से आएगा काम करके तो वो क्या होगा, थका हुआ होगा। तो वो जब थका हुआ होगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, जब पढ़ नहीं पाएगा तो सीख नहीं पाएगा। इसीलिए थकान यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है किसके लिए, अधिगम को प्रभावित करने के लिए। अब बात करते हैं हम वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम क्या है कि हेरिडिटी। वंशानुक्रम क्या है, जो एक पीछे माँ बाप के गुण किस में आ जाते हैं, बालक में आ जाते हैं। हम कहते हैं बहुत सारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, वो ये बताते हैं कि बालक में लगभग 85% जो गुण हैं वो उनके माँ बाप से आते हैं, और 15% गुण बच्चा क्या करता है, अपने आप क्या करता है, बनाता है, सीखता है, क्रिएट करता है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वंशानुक्रम का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में। और अंत में हम बात कर रहे हैं शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की। अब शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो शारीरिक दृष्टि से जब तक बालक क्या सक्षम नहीं होगा तब तक वो चीजों को नहीं सीख सकता, या किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी पढ़ाई को नहीं सीख सकता। जब तक वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, जब तक वो किसी भी चीज को नहीं सीख सकता। इसलिए आज हमने बात की है अधिगम, लर्निंग की, उनकी परिभाषाओं की बात की है, उनको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी को नमस्कार, जय हिंद।